तो अफ़गानिस्तान के थ्रू या अफ़गानिस्तान से जो यहाँ पे लोग आते हैं दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के लिए, उनको किस तरह हम काउंटर कर सकते हैं? ईरान की जो सिचुएशन है, वो ईरान भी मुसलसल जो है वो अंडर थ्रेट है और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। नहीं है। तो टेररिस्ट्स उन्हें जान से दे के रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। 2000 के बाद जब अमेरिका का वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन शुरू होता है, नेटो फोर्सेस वहाँ आती हैं, तो वही लोग फिर दहशतगर्द बन जाते हैं। सारे सबूत होने के बावजूद इंडिया को दहशतगर्द नहीं कहा जाता, पाकिस्तान को कहा जाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो वार हुई, उसमें दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कितना सच्चा है, हिंदुस्तान कितना झूठा है। गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्रिटिक करता है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, तो उसको उठा लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद जदून और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम सोच की सिमत। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ़ इरशाद। इनका तारुफ़ ये है कि ये मुख्तलिफ़ जामियात में सीनियर पोजीशंस पर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट में मुख्तलिफ़ जगह पे अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देते रहे हैं। हालिया दिनों ये गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुंसलिक हैं, जो कि टेररिज़म के ख़िलाफ़ एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट का नाम है इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी। वहाँ पे ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो टेररिज़म है, टेररिज़म बेसिकली क्यों इतनी ज़्यादा फैली है, या क्यों उसको दुनिया भर में पाकिस्तान को टेररिज़म के नाम पर प्रमोट किया गया या जाना गया। इस हवाले से इन्होंने बहुत काम किए, तो इनकी तरफ डायरेक्ट चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर और इनसे जानते हैं कि इसकी क्या वजह है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप ये बताइएगा कि आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काफ़ी काम किया और अभी भी आप गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुंसलिक हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का जब भी दहशतगर्दी की बात आती है, तो अक्सर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये दोनों सूबे हाईलाइट होते हैं। इसकी क्या वजह है? इन दोनों सूबों में दहशतगर्दी क्यों इतनी ज़्यादा फैल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने के लिए सोच की सिमत के हवाले से, और उसमें जो हमारा सबसे हॉट टॉपिक है काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म, स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान और फिर उसके अंदर भी मज़ीद स्पेसिफ़िकली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से। चूँकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, वो एक ऐसी जगह पे पाकिस्तान मौजूद है कि जिसके इर्द-गिर्द 4 मेजर पावर्स, इकोनॉमिक पावर्स पाई जाती हैं। जैसे हमारे एक तरफ रशिया पाया जाता है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ हिंदुस्तान है, और चौथी जो एटॉमिक पावर है वो हम खुद हैं। तो दूसरा ये है कि हमारे एक तरफ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है, दूसरी तरफ हमारे सेंट्रल एशिया है, और तीसरी तरफ हमारे वेस्ट एशिया मौजूद है, जहाँ पे दुनिया की मेजर पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं और मेजर इकोनॉमिक पावर एज वेल एज दुनिया की बड़ी जो मिलिट्री पावर्स हैं वो मौजूद हैं। तो यही सबब है कि हमारी जियोग्राफी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है साउथ एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को वेस्ट के साथ मिलाने या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलाने के लिए। तो दूसरा ये है कि चूँकि चाइना जो है वो ग्लोबली एक एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, जो कि अभी अगर हम देखें परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो इसने ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स को क्रॉस किया हुआ है। जीडीपी रियल में तो अभी पीछे हैं, लेकिन पीपीपी के हिसाब से ये पहले नंबर पे हैं। तो फ्यूचर जो है दुनिया का वो सारा ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी वजह से दुनिया जो है वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना करना चाहती है। और चूंकि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ फ्रेंड्स, चाइनीज़ कंट्री, चाइनीज़ अवाम का दोस्त मुल्क है, और चाहता है कि चूँकि पुरअमन बक़ाए बाहमी का जो फ़िलॉसफ़ी है चाइनीज़ लोगों की, उसके ऊपर चलते हुए दुनिया में एक डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए। जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, उसके साथ मिलके दुनिया में तरक्की के लिए और अमन के लिए काम करें। लेकिन दुनिया की जो बाकी पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, जो कि नीचे जा रही हैं, वेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक बूम लेवल पे पहुंचने के बाद ज़वाल आता है, तो वो चाहते हैं कि उसको प्रोलॉन्ग किया जाए, और इसके लिए वो चाइना की कंटेनमेंट और यहाँ रीजन को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। अच्छा, वो रीजन को बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि रीजन में डिस्टेबलाइज़ करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि एक ख़ास तौर पे हमारा जो बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर बहुत बड़ा बॉर्डर हमारा अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक है,
इन दहशतगर्दी की बड़ी वजह में जो हमारे लोकल लोग इस्तेमाल होते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट में रहे हैं और आप इस दहशतगर्दी को, उन लोगों को करीब से देख चुके हैं। तो एक तो ये बताइएगा कि जो लोकल लोग इस्तेमाल होते हैं, सेकेंडली जो अफ़गानिस्तान के थ्रू या अफ़गानिस्तान से जो यहाँ पे लोग आते हैं दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के लिए, उनको किस तरह हम काउंटर कर सकते हैं और उसकी क्या रीज़न है? वो थोड़ा-सा आप देखिए एक्सप्लेन जी, करें। अगर हम बात करें, जब भी आप एक्सट्रीमिज़म, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म की बात करते हैं, तो हमें देखने की ज़रूरत है कि दुनिया में हम जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से एडवांस लेवल पे हम कर रहे होते हैं। जैसे जो काउंटर टेररिज्म एक्ट है हमारा, ये 1997 में आया था। ओके। और जो यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है पहली, वो 2006 में आई थी। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने आगे उनसे जा रहे थे। उस वक्त ग्लोबल वॉर ऑन टेरर भी शुरू नहीं हुआ था जब हमारा हुँ, एक्ट आया था। इसी तरह जब यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने 2015 में आपका प्लान ऑफ एक्शन दिया टू प्रिवेंट एंड काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म अराउंड द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा कि कौमों को अपने नेशनल एक्शन प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, जबकि हुँ, हमारा नेशनल एक्शन प्लान 2014 में आया हुआ था। आया हुआ था। इसी तरह अगर हम जुडिशल साइड पे भी देखें, तो हमारा जो बलूचिस्तान टेररिज्म केस था, जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2013 में डिसाइड किया था, उसमें कहा गया था कि हमें अपना एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है, जो ओके। सॉफ्ट प्रोंग और जो आजकल हम काउंटर प्रोपेगेंडा और काउंटर क्या कहते हैं उसे, जो फेक न्यूज़ है, इसके ऊपर उन्होंने उस वक्त कहा था 2013 में कि हमें इस तरह के इदारों की ज़रूरत है जो कि प्रोपेगेंडाज को काउंटर करें, जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है उसको काउंटर करें, जो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है उसको काउंटर करें। फिर इसी तरह जो क्वेटा कमीशन रिपोर्ट थी, उसमें भी ये बात की गई। तो दुनिया में जब हम देखते हैं, तो पाकिस्तान दूसरी कौमों से एक दो कदम आगे चल रहा होता है, एज फॉर एज रेगुलेशंस आर कंसर्न, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज आर कंसर्न। तो इसके बावजूद हमारे ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा इसीलिए हैं कि चूंकि हमारा जो रीजन है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान में एक लॉन्ग प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट रहा। इसी तरह ईरान की जो सिचुएशन है, वो ईरान भी मुसलसल जो है वो अंडर थ्रेट है और मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में जा हुँ, रहा हुँ। है। तो ये जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके पड़ोस में, उसकी इम्प्लिकेशंस आपके ऊपर आती हैं और ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स जो हैं वो अपने क़ुर्ब जवार के इलाकों में एक अच्छा आप उसे कह सकते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। दूसरा, रिक्रूटमेंट की जहाँ तक बात है, तो कुछ जो ग्राउंड फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट काजेज़, या हम उन्हें ड्राइवर्स ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म कहते हैं। तो उसमें पॉवर्टी एक चीज़ है, गुड गवर्नेंस का हुँ, मफ़कूद होना एक चीज़ है, इसी तरह कल्चरल जो चीज़ें हैं वो, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हम देख रहे हैं कि हमारा जो ख़ित्ता है, ख़ासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके, वहाँ पे ज़ाहिर है जो हमारी यूथ है वो सबसे वल्नरेबल क्लास है और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। नहीं है। तो टेररिस्ट्स उन्हें जान से दे के रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, कभी सब नेशनलिज्म के नाम पे, कभी हुँ, रिलीजियस थॉट के नाम पे। हालांकि बड़े बड़े नाम हैं जो आ रहे हैं इनके ख़िलाफ़, इन चीज़ों के ख़िलाफ़। और इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दोनों प्रोविंसेस हैं बहुत बेहतर अंदाज में चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा दोनों कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जब हम टेररिज़्म की बात करते हैं तो उस टाइम पे फिर अफ़गानिस्तान और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और स्पेशली जब पाकिस्तान में अगर आप 80s 90s का एरा देखें, उस टाइम पे तालिबान को पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह वहाँ पे जिहाद के नाम से एक तंज़ीमें एक्टिव की गई, काम चलता रहा। और फिर उसके बाद जब 2000 के बाद जब अमेरिका का वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन शुरू होता है, नेटो फ़ोर्सेस वहाँ आती हैं, तो वही वही लोग फिर दहशतगर्द बन जाते हैं। तो क्या ये जो पॉलिसी थी या ये चीज़ें थी, ये भी एक बड़ी वजह है कि हमारे जो लोकल लोग हैं वो फिर टेररिज़्म की वजह बनते हैं और वो फिर पाकिस्तान में आके टेररिज़्म को फ़रोग़ देते हैं? इसकी एक ये वजह हो सकती है?
देखें, जहाँ तक बात है अफ़गान जिहाद की, जो 1970s में, 70s 80s 80s के में एरा में जी। शुरू हुआ और चलता रहा, और 1996 में अफ़गान तालिबान की अमारत कायम हुई। तो वो वहाँ पे लोकल्स भी बहुत सारे थे और दुनिया से फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड लोग आए, एंड दे पार्टिसिपेटेड इन दैट। सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं, और उसका सबब ये था कि सोच ये थी कि जो रशियन सोवियत था, सोवियत यूनियन का सोवियत एक यूनियन जी। एक्सपेंशनिस्ट नज़रिया था। तो उस वक्त के हिसाब से अगर देखें, बिफोर जो 2000-2001 तालिबान रिजीम पुरानी आने से पहले की जो दुनिया थी, उसमें सोवियत यूनियन एक डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ रहा था। तो उस वक्त के हिसाब से वो स्ट्रेटजी ठीक थी, लेकिन जब उनको काउंटर किया गया, उसके बाद इन लोगों को आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए था। इनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दे के एग्जैक्टली। सोसाइटी के साथ मर्ज करने की वापस ज़रूरत थी, जो नहीं किया गया। जब आपने उन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, तो उन लोगों ने अपनी अपनी फोर्सेस बना ली छोटी-छोटी, और वो कहीं न कहीं, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी थी वो डिपेंडेंट हो गई वार के ऊपर। तो ओके। इसी वजह से वो फिर अफ़गानिस्तान में 9/11 हुआ, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका आया, फिर यही लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। स्टेट की पॉलिसी जो थी, वो चूँकि पाकिस्तान ने उस वक्त भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया, इसको हमें इंटरनेशनल लेवल पे बताने की ज़रूरत है। हमें अफ़गानिस्तान के लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हमने मुसलसल कोशिश की कि जो अमेरिका कह रहा है कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर रहे, चूँकि जो इस केस में जो लोग जुड़े हुए हैं और जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, हमें सिर्फ वो लोग चाहिए, वो ओके। हमारे हवाले करें। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की अफ़गान तालिबान को समझाने की कि अल्टीमेटली एंड में जाके अमेरिका ये अहदाफ हासिल कर लेगा और अमाराती इस्लामिया भी नहीं बचेगी। लेकिन अफ़गान तालिबान उस वक्त इस बात को राज़ी नहीं हुए, और अल्टीमेटली ये 20-22 साल की डिस्ट्रक्शन फिर दोबारा से अफ़गानिस्तान और अफ़गान बिल्कुल। अवाम के ऊपर आई। और इस पे पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, तकरीबन 80,000 से ज़्यादा जानों का हमारी शुहदा की तादाद है। फिर उसके अलावा तलब आप देखें कि अफ़गानिस्तान के बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़े मुहाजिरीन पाकिस्तान में आबाद रहे। पाकिस्तान ने उनके लिए थोड़ा सा ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब रशिया वार चल रही थी, तालिबान और अफ़गान जहाद के नाम पे यहाँ से चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, और अभी भी कुछ लोगों का ये नैरेटिव है, कुछ लोगों का ये कहना है कि रशिया का जो असल टारगेट था वो गर्म पानियों तक पहुंचना था, यानी कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान और गवादर था। ये कुछ लोगों का कहना है। इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। और सेकेंडली, जो जब अफ़गानिस्तान में यूएस की जानिब से ऑपरेशन हुआ, तो उस टाइम पे अगर देखा जाए कि उसामा के नाम पे जब 9/11 अटैक होता है, उसामा बेसिकली तो पाकिस्तानी नहीं था, ना वो अफ़गानी था, तो उसको यहाँ पे एक बंदे की बेस पे उन्होंने पूरा 20 साल यहाँ पे पूरा जो भी उन्होंने जितनी एक्टिविटीज़ की, सारी चीज़ें नेटो ने वहाँ पे फोर्सेस ने हमले किए। उस पे भी कुछ लोगों का कहना है कि वो असल टारगेट पाकिस्तान था। इस पे थोड़ा-सा आप रहनुमाई कीजिएगा हमारी। हमें एक तो रशिया वाला जो पॉइंट है, क्या ये दुरुस्त है कि वो असल में पाकिस्तान तक पहुँचना चाह रहे थे? देखें जी, उनका नज़रिया ही एक्सपेंशनिज़्म का था, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। उस वक्त का जो सोवियत यूनियन था, वो एक्सपेंशन के नज़रिए के ऊपर कायम था, और उनकी फ़िलॉसफी थी कि दुनिया के ऊपर कम्युनिज़्म को लेके आना है। तो ओके। जहाँ भी कम्युनिस्ट लॉबीज़ मौजूद थी, वहाँ पे वो कम्युनिज़्म की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी और स्टेट का जो चलना था, वो कम्युनिज़्म वाली सोच लागू करना चाहते थे। तो ओके। वो यही मतलब है। वो आप उसको अगर गर्म पानियों तक रसाई की बात करें या किसी भी और एंगल से देखें, लेकिन अल्टीमेटली देखें, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि कोई भी नज़रिया बज़ोर ताकत किसी के ऊपर इन्फोर्स करना, ये गलत बात है। बिल्कुल। अगर अवाम खुद अपने लिए ये समझते हैं कि ये जो कम्युनिज़्म वाला इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेहतर है, तो अवाम इलेक्शंस में उस तरह की जमात को वोट करें और अपना सिस्टम बदल दें। लेकिन ज़बरदस्ती या बज़ोर ताकत कोई भी दूसरा मुल्क इस तरह की एक्टिविटी करे कि वो दूसरे ममालिक में इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करे, तो उस वक्त की सोवियत यूनियन की पॉलिसी डिफरेंट थी। आज का रशिया मुख्तलिफ है।
तो उस वक्त के हिसाब से जो पाकिस्तान ने किया वो हमारे लिए और इस खित्ते के लिए बेहतर था, और बिल्कुल आज जो हम कर रहे हैं वो इस खित्ते के लिए बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल। उस टाइम पे जो हमने किया वो भी बेहतर था और आज जो कर रहे हैं ये भी बेहतर है। अच्छा, ये थोड़ा अमेरिका के ऊपर भी आते हैं। अभी तो रशिया की बात हुई है। अभी पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियाँ दी, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि 80,000 से ज़ायद हमारी लोगों की जानें गई। फिर हमने कितनी बड़ी इकॉनमी, हमारी मईशत इसकी वजह से दांव पे लगी, हमने इकॉनमी में सफ़र किया। इसके बावजूद हमें दुनिया में दहशतगर्द कहा गया। अभी भी स्टिल हमें दहशतगर्द समझा जाता है या कहा जाता है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। और क्योंकि अमेरिका के साथ मिल के हमने अफ़गानिस्तान में वहाँ पे हमने वार ऑन टेरर के ख़िलाफ़ जितनी चीज़ें थी वो पाकिस्तान ने की, उसके बावजूद पाकिस्तान को क्यों दहशतगर्द कहा गया, एक तो ये बताइएगा। सेकेंडली, जो रा के मुलव्वस होने के सबूत हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में टेररिज्म होता है, आपके सामने हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा, एक बहुत बड़ा उनका हाजिर सर्विस अफसर, वो दहशतगर्दी यहाँ पे करता हुआ पकड़ा गया। क्या वजह है कि यहाँ पे दुनिया का दोहरा म्यार नहीं नज़र आता आपको कि सारे सबूत होने के बावजूद इंडिया को दहशतगर्द नहीं कहा जाता, पाकिस्तान को कहा जाता है? ये असल में कम्युनिकेशन, देखिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ये जो आपने डिपार्टमेंट बनाया है और ये जो आप काम कर रहे हैं, ये हमें बहुत पहले करने की ज़रूरत थी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन ना होना, दुनिया को अपना नैरेटिव सच दुनिया के सामने ना रख पाना और बेहतर अंदाज में अपनी सोच की तर्जुमानी ना कर पाना था, जिसकी वजह से दुनिया ये समझती थी। अभी देखें मौजूदा रिजीम में जो पाकिस्तान में अभी हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो वार हुई, उसमें दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कितना सच्चा है और कितना पॉजिटिव और स्ट्रेट नैरेटिव रखता है, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी बात। और हिंदुस्तान कितना झूठा है, दुनिया के सामने ये आ गया ना, ये आया और पहली दफा हमने देखा कि दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई और मोदी और गोदी मीडिया भी एक्सपोज हो गया। एग्जैक्टली। तो ये पहले नहीं होता था। ये अभी जो सिस्टम हमारा चल रहा है, जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है, जो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, और जो नौजवान आप लोगों जैसे लोग अभी आए हैं जो डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशंस में जिनकी एक्सपर्टीज है, जो कि दुनिया के सामने सच रखने की कोशिश करते हैं, तो ये वो चीज़ है। आप देखें मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं कि इसराइल, उसकी कम्युनिकेशन बेहतर है, तो वो कितना जुल्म करता है हर जगह, लेकिन दुनिया के सामने उसने रखा हुआ है कि ईरान जो है ये दुनिया के लिए खतरा है। ये किस चीज की वजह से? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन। उनका जो कम्युनिकेशन और नैरेटिव बिल्डिंग है वो बेहतर है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस नैरेटिव बिल्डिंग, और स्पेसिफिकली जो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज हैं उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और जदीद ज़माने में जो हमारी जनरेशन जी, जनरेशन अल्फ़ा और फिर आने वाली जो जनरेशन बीटा है, उसके हिसाब से अब स्पेन ऑफ जो अटेंशन है वो तो 5 मिनट्स है ना जी, जनरेशन जी का, इससे भी कम है अभी। हाँ, तो हमें उस हिसाब से अब कंटेंट बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारा मैसेज भी पहुंच जाए और लोग बोर भी ना हो और लोगों को हक़ाइक़ का भी इल्म हो। तो दिस इज़ द रीज़न वाई दुनिया हमें उस अंदाज से जैसे 5th जनरेशन वार का जिक्र किया जाता है, तो हमें 5th जनरेशन वार के अकॉर्डिंगली दुनिया के मुताबिक चलना चाहिए। बहुत अहम पॉइंट आपने। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे ये, क्योंकि आप बहुत अहम इदारे के साथ मुंसलिक हैं और उस सूबे में जहाँ पे ये दहशतगर्दी का मसला रहा है, अभी भी है, तो इसमें आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत काम किया, लोगों को क्लोज से देखा, इस दहशतगर्दी को आपने करीब से मॉनिटर किया। आपके ख़्याल में क्या हिकमत अमली ऐसी हो सकती है या गवर्नमेंट को वो हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि जिससे ये मसला कम हो सके? देखें जी, गवर्नमेंट को जो हमारी यूथ है, देखिए एवरीबॉडी नोज दिस कि हमारी यूथ 65% से ज़्यादा है। तो ये जो यूथ है ये सबसे वल्नरेबल भी है, उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर लोगों के सोसाइटी में स्टेक्स मौजूद होंगे तो लोग उस तरफ नहीं जाएंगे, और जो दूसरे लोग उन्हें ऑफ़र करते हैं, लुक्रेटिव ऑफ़र्स की जाती हैं, जो टेररिस्ट रिक्रूटर्स हैं जो इस चीज़ की तरफ उन्हें ले जाते हैं, या जो
सब नेशनलिज्म के जो नैरेटिव्स होते हैं, एंटी स्टेट नैरेटिव्स जो एम्पावर करने की लोकल्स को बात करते हैं, ये तो सारे झूठ और मुनाफिकत पे मबनी नैरेटिव्स होते हैं। तो दो चीज़ें, एक तो हमें अपने लोगों को एंगेज और एम्पावर करने की ज़रूरत है, और दूसरा हमें गुड गवर्नेंस के ज़रिए से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपका मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग लोगों के इम्प्रूव नहीं होंगे और लोग एंगेज नहीं होंगे, कोई भी जो एफर्ट है वो कारगर नहीं साबित हो सकता। बिल्कुल अहम पॉइंट है। यहाँ आपने नौजवानों की बात की, तो क्योंकि आप एकेडेमिया में भी रहे हैं, मुख्तलिफ जामियात में रहे हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो नौजवान नस्ल है, इनको शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी से दूर रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी और जो यूनिवर्सिटी जामियात का किरदार है वो कितना अहम है, और हमें जो हमारा निसाब है, जो हमारी जामियात में या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपके ख्याल में कि ये चीज़ें हम इनको काउंटर कर सकें? देखें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो शुरू से ही, मतलब आप प्राइमरी लेवल से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक, वो बेहतर नहीं है। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पहला इशू उसमें ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग को किल किया जाता किया है। जा रहा है। अब स्कूल में क्लास 1 से बच्चे को कहा जाता है कि जो उस्ताद ने कह दिया वो हरफ़े आखिर है। यही चीज़ आगे जाती है तो हमारे माइंड सेट के अंदर एक डिक्टेटोरियल इंसान पैदा होना शुरू हो जाता है, और हम फिर सिर्फ एक बात कि अगर हमारे पास इख्तियार है तो फिर जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। इस फिलॉसफी के नीचे हम बढ़ रहे होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हम आते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को वो नोट्स दे दिए जाते हैं और उसी में से एग्ज़ाम उनका लिया जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ दी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो तो सब्जेक्टिव इन नेचर हैं, उसमें तो कोई भी गलत नहीं हो सकता। हर बंदे का अपना ओपिनियन हो सकता है। अब जो नेचुरल साइंसेज हैं या मैथमेटिकल साइंसेज हैं उसमें 2+2 4 है, लेकिन जो आपकी सोशल साइंसेज हैं, जितनी भी सोशल साइंसेज हैं, मैनेजमेंट साइंसेज हैं, जो बिहेवियरल साइंसेज हैं, उनमें तो 2+2 4 नहीं है। तो ये बताने की ज़रूरत है कि हर बंदे की आरा को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी सोच में क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए काम कर सकें। जब हम लोगों को रोकेंगे कि नहीं जो हमने बोल दिया वही ठीक है, तो फिर क्रिएटिव थॉट नहीं आएगी। तो हमें एज अ होल अपने इस सिस्टम को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हमें बच्चों को ये नहीं बताना कि आपने नौकरी के लिए जाना है। हम उन्हें नौकर बना रहे होते हैं। हमें उन्हें क्रिएटिव इंडस्ट्रियस पर्सन्स बनाने की ज़रूरत है जो कि जॉब क्रिएटर्स हों, जॉब सीकर्स ना हो। तो ये एक हमारा एक पूरा इशू है। दूसरा ये है कि हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, दुनिया में आप देखें कि हायर एजुकेशन इज़ द इंजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटियां हम रोज देख रहे होते हैं कि जी फाइनेंशियल लॉसेस में है, बजट नहीं है, पैसे नहीं है। इतने बड़े बड़े इदारे लाइक पेशावर यूनिवर्सिटी है या एबटाबाद यूनिवर्सिटी है या ये कोई भी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा एसेट, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, किसी भी एक इंडिविजुअल को, एक बिजनेसमैन को आप दें और आप कहें इसमें यूनिवर्सिटी चलाएं, मुफ्त में आप उन्हें दे दें और कहीं यूनिवर्सिटी चलाएं, वो इनसे बेहतर यूनिवर्सिटी उधर चला लेगा क्योंकि एसेट्स, बिल्डिंग्स तो उन्हें बनी बनाई मिल गई। और हमारे जो सरकार की तरफ से लोग वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं तो मसाइल होते हैं। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि हमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब चाहिए। हर इदारे को चलाने के लिए उस इदारे के चलाने की कैपेबिलिटीज़ का हामिल शख्स हमें हायर करने की ज़रूरत है। तब जाके अगर स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हमें देखने की ज़रूरत है कि हु इज़ द राइट पर्सन फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा झिझकते हुए आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की कि क्रिटिकल थिंकिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए और नो डाउट ये ही हमारी तरक्की का आगे जाके ज़ामिन बन सकता है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस या किसी के ऊपर क्रिटिक करना, हमें इसके साथ ये नहीं करना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्रिटिक करता है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग रखता है तो उसको उठा लिया जाता है। अगर कोई बंदा किसी गवर्नमेंट में बैठे हुए किसी ऐसे बंदे के ऊपर कोई बात करता है या उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है तो उसको भी मतलब गायब कर दिया जाता है या उठा लिया जाता है या उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ हमारे जो की पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं उनकी भी मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर कोई इस्लाह की बात कर रहा है, ये चेंज की बात कर रहा है तो उसकी बात को सुना जाए ताकि हमारे पूरे माशरे में बिगाड़ फैलने के बजाय इस्लाह हो?
देखें, आपने बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट और बहुत अहम नुक्ता उठाया। एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ पॉजिटिविटी एग्जैक्टली। या चेंज, कि भाई ये सिस्टम है, इसके अंदर ये खामी है, इसको ऐसे ठीक कर दिया राइट जाए है, तो ये मसला हल हो जाएगा। तनकीद बराए इस्लाह। हाँ, और जी। एक होता है फॉर द पॉइंट स्कोरिंग पर्पसेस, और जो आजकल एक पूरा एक नॉर्म चल रही है कि किसी एक स्पेसिफिक बंदे के हवाले से आप पोस्ट करें ताकि लोग देखें, और आप उसकी हिमायत में पोस्ट करें ताकि लोग जो है आपकी बात सुने, क्योंकि वो पॉपुलर है, पॉपुलर शख्सियत है, तो उसके हवाले से आप बात करें और दूसरों के अगेंस्ट बात करें। ये नहीं होना चाहिए। लॉजिकली देखें, क्रिटिसिज्म करना चाहिए, बट देट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉजिक जो कि हकीकी मानों में फैक्ट्स एंड फिगर्स के के ऊपर बेस ऊपर करता हो। मबनी एग्जैक्टली। हो। ये ना हो कि भाई क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, या दोज इन पावर, जो पावर में, उनके खिलाफ वैसे ही बात करें। जाती तो पसंद और नापसंद पे जी, नहीं और होना चाहिए। बायस एग्जैक्टली। बायस के बायसनेस ऊपर नहीं होनी और चाहिए। जिद हठधर्मी के ऊपर नहीं। जैसे अभी हमारे नौजवान बाज़ औक़ात कहते हैं कि हमारी जिद है, हमारी अना है। इट्स नॉट अबाउट दिस। कोई भी सिविलाइज्ड नेशन, कोई भी पढ़े लिखे लोग, उनकी जिद नहीं होती, लॉजिक होती है, राइट एंड रॉन्ग होता है। अब जो सही है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ, और जो सही है उसकी एडवोकेसी करनी चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के ऊपर एक रुझान, पिछले बल्कि पूरी दुनिया में ये एक रुझान है जिसे हम कहते हैं फ्रीडम रिस्ट्रिक्टिंग हैरासमेंट। फ्रीडम रिस्ट्रिक्टिंग हैरासमेंट ये एक फिनोमेना है कि आप एक सही बात भी सोशल मीडिया के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे से लोग गालियां शुरू कर जी हाँ। देंगे। सो दिस शुड नॉट हैपन। हर बंदे को हक है कि वो अपनी बात करे। तो ये नहीं है कि जो अगेंस्ट बात करने वाले हैं सिर्फ उनको हक है, जी हाँ। बल्कि अगर कोई बंदा उनकी बात से इख्तलाफ करता है तो वो पोलाइटली इख्तलाफ कर सकता है और वो उसको पोलाइटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा मसला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, और हम समझते हैं कि अना हठधर्मी और ज़िद की बुनियाद पे बस हम खिलाफ हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और बाकी जो देखें, कोई भी बंदा अक्ल कुल नहीं होता, और मुआशरे में बड़े बड़े शूर वाले लोग होते हैं। समटाइम्स इवन एक रेडी वाला आदमी जो है ना, उसके पास भी कोई अच्छा आइडिया हो होता सकता है, है। और एग्जैक्टली। कोई अच्छी सजेशन होती है। तो हर किसी का ओपिनियन मैटर करता है। रियासत, अब हम रियासती इदारों में बैठ के हम ये बात कर रहे हैं, तो हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप किसी को उठाएं, किसी को रोकें, कोई आपके ऊपर बात करे आप उसके खिलाफ जाएं, कोई भी रियासत में कहीं भी। और दूसरा, ये जो बात होती है कि भाई रियासत किसी और के कंट्रोल में है, मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले दिन से मेरी, जब से मैं सर्विस में हूँ, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हैं, और जब से मैं एडवाइज़र और फिर मतलब एडवाइजरी रोल पे या बड़ी पोजीशंस पे, डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, या सीपेक का कोऑर्डिनेटर हायर एजुकेशन सीपेक का, या फेडरल में एडवाइज़र ऑन कल्चर, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप ये ना करें, ये करें। ये बहुत सारी बातें झूठ होती हैं। हाँ, मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो मुझे दूसरी तरफ से कहा जाता है कि बिल्कुल जी, ये अच्छी बात है, डू इट, हम आपके साथ हैं। तो पॉजिटिव सपोर्ट मिलती है, नेगेटिवली कभी रोका नहीं है। तो असल में मसला ये नहीं है, मसला नाअहलियत का है, मसला इनकॉम्पिटेंस का है। ये आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं। आप किसी भी नौजवान से पूछें, कोई भी नौजवान हो, आप उससे पूछें, वो आपको बताएगा कि वो जिस इलाके से है, वहाँ का जो लोकल काउंसलर होता है, जो एमपीए होता है, वो कितने कैपेबल हैं। हमारा जो सिलेक्शन का तरीक़ेकार है वो गलत है। जब पॉलिसी मेकिंग के लिए हम इस तरह के लोगों को इलेक्ट करके भेजेंगे तो ये बहुत बड़े मसाइल इसी वजह से। बहुत अहम पॉइंट है, और इसीलिए मैं आपने नौजवानों की बात की फिर से कि आज का नौजवान क्यों इतना मायूस है। और स्पेशली अगर आप, क्योंकि हम दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान को देखें, बहुत से पढ़े लिखे लोग, बहुत से पढ़े लिखे नौजवान वो दहशतगर्दी या BLA जैसी तंजीमों, BLA जो कि UN ने भी उसको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया हुआ है, उस तंजीम में जाके काम करना। फिर आप अगर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे आप देखें कि PTM जो कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम पे बनी हुई एक जमात है, लेकिन
उसके बारे में भी कुछ जो शवाहिद हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं आए कि उनको भी, क्योंकि जब दहशतगर्दी या इस तरह की तंजीमें एक्टिव होती हैं तो आपको पता है जो दुश्मन एजेंडा होता है, दुश्मन ममालिक होते हैं, तो वो उसके पीछे अपनी जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ होते हैं वो शुरू कर देते हैं। तो एक तो नौजवानों को इतनी मायूसी क्यों हो रही है, और दूसरा जो बीएलए में या बलूचिस्तान में पढ़े लिखे नौजवान हैं वो शामिल हो रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? देखें, जिस तरह हमने पहले बात की कि जो नौजवान होता है वो एम्पावर्ड होना चाहता है, वो एंगेज होना चाहता है, उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा है। सोसाइटी में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक कौन होता है? नौजवान होता है। वो कुछ करना चाह रहा होता है क्योंकि उसके आगे बड़ी लाइफ होती है और वो उसके लिए एक रास्ता बनाना चाह रहा होता है। अब उसकी एनर्जी को अगर सही सिमत नहीं दी जाएगी और सही जगह पर यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो दूसरे लोग हैं वो उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को टारगेट करके उन्हें अपने साथ मिलाएंगे। वो कहेंगे कि भाई हम आपको ये ओहदा देंगे, हम आपको ये मकाम देंगे, वो फाइनेंशियली भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली उनकी उस ब्रेन वॉशिंग और जो नैरेटिव वो उन्हें दे रहे होते हैं उसके ज़रिए असर आ जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली वो कोशिश करेंगे कि भाई हमारा इलाका है, हम एम्पावर्ड होंगे, हम आएंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम मिनिस्टर्स बनेंगे। तो वो इस सोच के साथ चल रहे होते हैं। हमारा जो सिस्टम है एज अ होल, हमें चाहिए कि हमें ग्राउंड लेवल से नौजवानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जो निचली सतह से इनको भी एम्पावर करे। देखिए, अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो 65% यूथ के ऊपर मुश्तमिल है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें ये करने की ज़रूरत है कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो 25 से 30% पार्लियामेंटेरियंस नौजवान होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक तरीका है कि उनको यहाँ लेके आए, या फिर गवर्नमेंट की सतह पे जो अभी प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई है नौजवानों की, जो राना मशहूद अहमद ख़ान के नीचे अभी काम हो रहा है, वो बहुत बेहतरीन अंदाज में अभी चीज़ों को लेके चल रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान। जो नेशनल यूथ एंड एडोलेसेंट पॉलिसी वो बना रहे हैं और वो लोगों को, यूथ को अक्रॉस पाकिस्तान एंगेज करके उनसे पूछ रहे हैं कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से एंगेज आपको किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और एडवाइजरी काउंसिल इतनी बेहतरीन 100 नौजवान फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान वो किए गए। इसका एक पूरा तरीका बनाना चाहिए और उसके लिए एक पूरे तरीके से, ताकि हर बंदे को ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो और वो इसमें आ सके। और फिर इनके एक बाकायदा सेशंस हो, जिस तरह पार्लियामेंट के सेशन है। मैं तो ये प्रोपोज करूंगा कि वंस इन अ वाइल 2 महीनों में एक पार्लियामेंट्री सेशन इन एडवाइजर्स का हो, ठीक है, और उसमें ये लोग आके अपने अपने इलाकों की बात बताएं और बताएं कि क्या इश्यूज हैं जो कि एग्जिस्टिंग पार्लियामेंटेरियंस नहीं सॉल्व कर पा रहे या नहीं कर सक रहे। तो ऑटोमेटिकली लोग फिर उनके साथ कनेक्ट होने शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी तब्दीली की वेव आएगी, क्योंकि तब्दीली जो है वो कोई एक इंडिविजुअल कभी भी नहीं ला सकता। ये जो हम कहते हैं कि फलां बंदा प्राइम मिनिस्टर हो, फलां हो, नहीं, तब्दीली पूरी सोसाइटी की क्यूमुलेटिव एफर्ट से आती है। हर बंदा जो है वो अगर सक्सेस की जानिब एक एक कदम उठाएगा तो रियासत तरक्की करेगी। ये वाली सोच है। ये बिल्कुल अहम पॉइंट है। यहाँ पे एक चीज़ और भी बताइएगा कि जो रूल ऑफ लॉ है ये कितना इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली जब आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों को उनके राइट्स नहीं मिलते। बलूचिस्तान की बात हो रही है तो बलूचिस्तान को ही लेके चलते हैं कि अभी गुज़िश्ता दिनों अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो बजट सेशन चल रहा था वहाँ पे कुछ बलूचिस्तान के मेंबर्स को सुनने का मौका मिला। तो उनमें कुछ ऐसे हैं, पार्टी का नाम लिए बगैर, लेकिन उन्होंने जो शिकवा किया, उन्होंने जो अपने दर्द बताए, वो एक तरह से देखा जाए तो वो जेन्युइन लगते हैं कि अगर आप किसी बायस की बुनियाद पर या किसी पार्टी से मुंसलिक होने की बुनियाद पर एक बंदे का इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आप डिमोलिश कर देते हैं, तो उससे उसके दिल में या उसके दिमाग में रियासत से मोहब्बत पैदा होगी या नफ़रत होगी? और अगर नफ़रत होगी तो वो तो फिर इंतहा पसंदी की तरफ जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस केस को हमने स्पेसिफिकली इंडिविजुअली तो ना आपने स्टडी किया होगा ना मैंने स्टडी किया होगा। पाकिस्तान में असल में ये है कि हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं जो कि जिसको हम कब्ज़ा कह सकते हैं, और होता है इस तरह, मुख्तलिफ लोगों का होता है। और जब ये कमज़ोरी किसी भी शख्स की हो तो जब वो दूसरी सिमत में जाता है तो उस कमज़ोरी को तोड़ दिया जाता है। तो वो हमारी अपनी वीकनेस होती है। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर वो उनके अपने ही ओन्ड लैंड के ऊपर होता तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ होता, ऑल्दो कि मैंने उसके ऊपर तहकीक नहीं की हुई। मैं उसको पर्सनली नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है, मैं जस्ट एज अ
केस ये बात कर रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल वो इलीगल भी था, तो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ को अगर आप देखें हमारे पहले इदारे से वो बनना ही नहीं चाहिए नहीं बनना चाहिए था, वो बनना ही कैसे नहीं बना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनना ही कैसे नहीं बन चुकी, तो ब- वहाँ पे भी तो सवाल उठते हैं। एग्जैक्टली बनना ही नहीं चाहिए था शुरू में इस तरह की चीज़ें। वो एक्चुअली हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हजरात हैं, मैं कहता हूँ ना कि अगर डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स सही तरीके से काम करें तो रियासत में कोई भी मसला नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो तहसीलें हैं, वहीं तो बुनियादी बुनियादी यूनिट हैं। और वहीं पे अगर एक चीज़ ख़राब होनी शुरू होती है फिर जाके फेडरेशन उसमें काम करती है। तो हमें देख एबटाबाद को आप खुद जी, देख जी। लें हाँ कि जी। एबटाबाद जो 60,000 लोगों के लिए प्लान्ड था, अभी वो 5 लाख से ज़्यादा आबादी है वहाँ पे। और अब पानी का कितना मसला होता है जी हाँ। शहर में, जब बारिश होती है तो क्या क्या मसाइल होते हैं। तो क्या कोई MP MNA के पास उसका कोई इनोवेटिव या क्रिएटिव सोल्यूशन मौजूद है? और असल क्या जो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर अभी भी जो लोग मुसलसल घर बना रहे हैं उन्हें किसी ने रोका है? या ये जो आपकी सरबन की पहाड़ी को काट रहे हैं जी, ये डस्ट जो उठती है, इसके ऊपर जो एनवायरनमेंट वाले हैं उन्होंने कोई एक्शन लिया है? नहीं लिया। ये जो डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स हैं और अवाम, देखें मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं जाता हूँ अक्रॉस पाकिस्तान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एल्डर्स के साथ, जो आपके अमायदीन हैं उनके साथ, यूथ के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ और मैं उन्हें यही बताता हूँ कि ये मुल्क हमारा है, एग्जैक्टली। वी ओन दिस कंट्री। जी हाँ, और कोई भी नुकसान या फायदा जो है वो हमारा हमारा है, होता है। यही बात तो है। हमें हर चीज को देखने की जरूरत है। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो हमें उसको रोकने की जरूरत है। हमें खुद खड़ा होना चाहिए और हमें कहना चाहिए भाई ये क्यों कर रहे हैं। और एक वहां पे एक लोकल सतह पे, इसी के लिए तो जो लोकल डेमोक्रेसीज हैं होती हैं, इसी के लिए तो लीडरशिप होती है। लीडरशिप तो इसके लिए नहीं होती कि हर बंदा उठ के मियां नवाज शरीफ साहब के या इमरान खान साहब के या आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ बातें शुरू हो सही जाए। बात है। ठीक है, लोकल सतह पे लोकल पॉलिटिक्स करें, वहाँ के इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स करने की जरूरत एग्जैक्टली और लोगों असल को। अलमिया यही है जो मैंने भी नोट किया है कि विजन की कमी है, विजन नहीं है। और विजन ना होने की वजह से, अभी आपने एबटाबाद की बात की, तो खुद भी मेरा ताल्लुक भी एबटाबाद से है, तो आपको पता है वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो बेसिकली विजन अच्छा। थोड़ा अब हम बात करते हैं कि जो दहशतगर्दी को काबू करने के लिए जो लोकल मकामी क़यादत है, और स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिरगा सिस्टम है, उसको आप कैसे देखते हैं? और इस दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए या इससे निपटने के लिए उस जिरगे सिस्टम का कितना रोल है, और किस तरह इस जिरगे सिस्टम से हम इस दहशतगर्दी के मुकाबला कर सकते हैं? देखें, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को काउंटर करने का जो पाकिस्तान की सोच है, वो होल ऑफ द सिस्टम अप्रोच है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत होल ऑफ द सिस्टम अप्रोच अप्लाई कर दी है। होल ऑफ द सिस्टम अप्रोच जो है उसमें होता है कि गवर्नमेंट और सोसाइटी, ओके। ये दोनों इकट्ठे होके इन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब होल ऑफ द सोसाइटी जो है ये UN की अप्रोच है, ओके। लेकिन हम होल ऑफ द सोसाइटी और होल ऑफ द गवर्नमेंट दोनों को एक करके होल ऑफ द सिस्टम अप्रोच हम कहते अपना हैं। एक नया सिस्टम जी। बना के करते हैं। अब जब तक सिविल सोसाइटी जो है, या जो आपकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो CBOs हैं, जो माशरे के एल्डर्स हैं, जो जिरगा एल्डर्स का ही होता है, ये सब जब एक पेज पे नहीं होंगे तो उस वक्त तक आप दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है। और वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो आपकी फैमिली से, वो आपके इलाके के जो लोग हैं उनसे, वो आपके जो एल्डर्स हैं, जो 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 जिरगा है उससे, वहाँ से हमें डेटा देते हैं। तो एक बंदा है, अगर वो बचपन में और तरह, मतलब एक 20-22 साल की उम्र तक उसका टोटल रवैया डिफरेंट था, उसका उठना बैठना डिफरेंट था, और अचानक से पिछले 2-4 महीनों में वो बंदा कहीं गायब होता है और बिल्कुल ही एक डिफरेंट बिहेवियर उसका नज़र आ रहा है, तो वो एक अर्ली वार्निंग साइन है कि इसको देखा जाए कि ये बंदा किधर जा रहा है। सो दीज आर द थिंग्स। पर इसी तरह जो आउटसाइडर है, कोई आउटसाइडर किसी जगह आया है तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, तो ये लोकल लोगों का काम होता है। इसी वजह से जो खैबर पख्तूनख्वा सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, या पैगाम पाकिस्तान नेशनल पीस नैरेटिव है, या हम पाकिस्तानी नैरेटिव है, या जो हमारा अभी जो पाकिस्तान की कहानी वाला नैरेटिव है, ये सारे नैरेटिव्स जो हैं ये बात करते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग की। और कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले
से हमारा इदारा पूरे केपी में पुलिस को मुसलसल ट्रेन कर रहा है कि आप कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर जाएं, ताकि जो कम्युनिटी है उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, और वो आपके आइज़ एंड एयर्स बने। जब कम्युनिटी आपके आइज़ एंड एयर्स बनेंगे तो ऑटोमेटिकली क्राइम नीचे जाएगा और बिल्कुल दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म होंगे। ख़त्म होंगे। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक हैं और वफाक में एक दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है। जब आप वहाँ पे टेररिज्म के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं या कोई भी किसी किस्म की पॉलिसी बनाते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं, क्या कभी वफाक की जानिब से या वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से रुकावट या कुछ इस तरह की चीज़ आपने फ़ील की है या कोई कभी फिर? रुकावट नहीं। वफाकी हुकूमत की भरपूर सपोर्ट, अताउल्लाह तारड़ साहब की भरपूर सपोर्ट, राना मशहूद साहब की भरपूर सपोर्ट, एहसन इकबाल साहब की भरपूर सपोर्ट। ये सारे जो हैं ये एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो का भी इस हवाले से उनका तो शुरू से ये नज़रिया रहा है, और जितने भी हमारी वफाकी हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, इनका एक ही नज़रिया है कि दहशतगर्दों को हमने कदम रखने नहीं देना। अच्छा, ये भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि सबको पता है, हमें भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के आजकल ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो एक खैबर पख्तूनख्वा जैसे जहाँ पे दहशतगर्दी है उस सूबे में आप काम कर रहे हैं और वहाँ के वज़ीर आला जो कि टीवी के ऊपर बड़े-बड़े स्टेटमेंट देते हैं और ये कहना कि मैं इस दफ़ा गोलियाँ अगर चलाई गई तो हम भी चलाएँगे। उस सूरत हाल में जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली काम भी करना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो उस टाइम पे रवैया कैसा होता है दोनों का देखें, आपस में? अभी आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब ने कल परसों जो ये बजट पास करवाया, ये उनका एक बेहतर फ़ैसला था इसको पास करवाना। अगर वो ना करवाते और 30 तारीख़ तक ये ना होता और इमरान ख़ान साहब जो उनकी पार्टी के सरबराह हैं, उनके साथ उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनकी मुलाकात ना हो पाती, तो ऑटोमेटिकली उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती। क्योंकि 30 तारीख़ तक अगर कोई भी हुकूमत बजट पास नहीं करवा पाती है तो वो गवर्नमेंट जो है वो हार जाती इमरजेंसी है, नाफिज हो सकती है। इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। तो इसी वजह से उनका इतना बेहतरीन इकदाम, उसके ऊपर भी आप सोशल मीडिया के ऊपर नज़र जी रखें हाँ। तो सारे जो नौजवान हैं वो उन्हें गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि जिस चैलेंजिंग टाइम में कि एक तरफ विफाक टोटली नून लीग, जी हाँ। पीपल्स मतलब पार्टी और ये ऑपोजिट सारे हैं हैं, वफाक और और एक तरफ वो एग्जैक्टली। है, एक तरफ जो है पीटीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बहुत बड़ा, देखें बहुत बहुत बुरा वक्त गुजरा है 9 मई और उसके बाद के हालात और जी सारी हाँ। चीज़ें, उसके बावजूद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी हुई है और वो चल रही है। चल रही ठीक है। है, तो ये अली अमीन खान गंडापुर साहब का कमाल है कि वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। वो अपने पार्टी के लीडर को भी कायल कर रहे हैं, वो हुकूमत को भी कायल कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी डील इस्टेब्लिशमेंट कर को रहे भी हैं। कायल कर रहे हैं। ये किसी और के बस की बात नहीं थी, ये और सिर्फ वो कर सकते हैं, और वो बाज़ औक़ात इस तरह के बयानात उन्हें देने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो गालम गलोच ब्रिगेड है, ये जो नौजवान हैं, इनको आप सेटिस्फाई कैसे करेंगे? आपको कुछ ना कुछ इस तरह करना पड़ता है जो वो इस तरह करते हैं। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि इसका इफेक्ट जो है ना, ये अच्छा नहीं होता। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो दुनिया के लिए नुकसानदेह होती है। लीडर्स जो हैं वो कभी भी फॉलोअर्स के वो जो क्या कहते हैं उसे, बहती गंगा की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो फॉलोअर्स को समझा के अपनी तरफ लाते हैं। कमाल तो लीडरशिप का ये होना चाहिए ना। फॉलोअर्स लीडर के पीछे चलते हैं, लीडर फॉलोअर्स के पीछे यहाँ नहीं पे जो चलता। है वो अनफॉर्चुनेटली जो लीडर्स हैं उनको फॉलोअर्स के पीछे जाना पड़ता है और उनको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी लेकिन चीज़ें करनी पड़ती छोटी सी बात है कि उनका ये कहना था कि मुलाकात करवा दी जाए, मुलाकात करवा दी जाती, क्या मसला था उसमें? हैं। तो मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये चाह रहे होंगे कि मुलाकात हो जाए, क्योंकि अली अमीन खान गंडापुर साहब को तैमूर सलीम झगड़ा साहब के साथ मसला है और वो नहीं चाहेंगे कि वो हो। तो इसलिए शायद
ये उन्होंने भी ये खबरें एफर्ट आ नहीं रही किया। हैं क्योंकि आप तो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अली मीन गंडापुर साहब को ये भी कहा गया है कि खान साहब जल्दी-जल्दी बाहर नहीं आ रहे, तो आपकी ये 5 साला टेन्योर भी होगा और इससे अगली दफ़ा भी आपको गवर्नमेंट दी जाएगी, तो आप हमारे साथ मिलके काम करें। नहीं, नहीं, ये तो अफ़वाहें हैं। अगर देखें, अगर वो काम ये बहुत करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट की खबर है। अगर वो काम करते हैं और बेहतर काम करते हैं, सूबा जो है वो अगर बेहतरी की जानिब जाता है, तो अल्टीमेटली फिर उन्हें जीतना चाहिए। और हुँ, अगर वो काम नहीं कर पाते, जिस तरह पिछले 1 डेढ़ साल में जो डिस्टेबलाइज़ेशन हुई, बार-बार उन्हें आना पड़ा, तो वो नहीं जीत पाएँगे। हुँ, देखिए, उन्हें अगर अगली दफ़ा आना है, तो उन्हें 4 साल मुसलसल मज़ीद काम करना होगा काम करके दिखाना और होगा। काम करके दिखाना होगा। उन्हें पंजाब की जो रफ़्तार है, उसके साथ यहाँ पे मैच करके ये जाना होगा। सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या आपको लगता है कि वो काम करके परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अगली दफ़ा उनको गवर्नमेंट मिलेगी, या पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखते हुए, वहाँ पे नौजवानों की जो इस टाइम पे रवैया है उसको देखते हुए, वहाँ तो वोट बैंक इमरान खान का नहीं है, आपको नहीं लगता या परफॉर्मेंस की बेस पे वो वोट मिलेंगे उनको? देखें, ये 4 साल जो है ना, जो रहते हैं 3 साढ़े 3 साल, ये तयन करेंगे कि अगली दफ़ा कौन आ रहा है। अगर विफाक में गुड गवर्नेंस होती है, पंजाब में गुड गवर्नेंस होती है और बड़े-बड़े काम हो जाते हैं, इकॉनमी जो कि स्टेबल हो गई है, अगर ये अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करना शुरू हो जाती है, जो क्रिप्टो का हमारा जो इनिशिएटिव है, उसकी तरफ हम चले जाते हैं और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ जाती हैं, जो हमारा एक पूरा एक प्लान है कि पाकिस्तान को डिजिटल करेंसीज़ का या जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ है, उसका हब बनाना है इस रीजन में। अगर हम कामयाब हो जाते हैं, तो आपको 3 साढ़े 3 साल के बाद क्या नज़र आएगा? इसी तरह 2026 से जो वर्ल्ड बैंक का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, वो इन प्लेस होगा और हर साल आपको $4 बिलियन मिल रहे होंगे, जो इन्वेस्ट होंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स में। पॉवर्टी के ख़ात्मे के लिए, जो आपका जो जो इश्यूज़ हैं मेजर बड़े, उनके ऊपर इन्वेस्ट होंगे। 10 साला वो प्लान है। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी जारी हो और दूसरी तरफ जो है वो कुछ भी ना हुआ हो, तो फिर क्या होगा? फिर ऑटोमेटिकली लोग देखेंगे, लोगों को जब ये तब्दीली क्लियर नज़र आ जाएगी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि लोग चेंज हो जाएँगे। माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जी। यहाँ पे आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया को भी थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। हमारे जैसे नौजवान और स्पेशली जो जेन ज़ी है, ये ज़्यादा रिलाय करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली खबरें, फैक्ट्स, उसकी भी वजह से बहुत सा मुआशरे के अंदर जो इंतशार है, दहशतगर्दी है, वो ज़्यादा फैल रही है क्योंकि उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई ये नहीं ऑथेंटिक सोर्स का नहीं पता कि ये ऑथेंटिक है खबर या नहीं है, तो लोगों का माइंडसेट डाइवर्ट हो जाता है उससे। आपके ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त कॉन्सेप्ट है और हमें अपनी जो नौजवान नस्ल है उनको मीडिया सेंसिटिव करने की ज़रूरत है। अब जो सोशल मीडिया है उसके हिसाब से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और जो हमें हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि एक इंसान के लिए उसके मुनाफिक होने के लिए या झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे फैला दे। तो वो मतलब हम ये चाहेंगे कि हम झूठों और मुनाफ़िकों की सफ़ में खड़े हों कि एक बंदे की एक पोस्ट है और हमें उसका पता नहीं है कि वो सच है या झूठ है और हम वैसे ही आगे फैला दें। तो वो हुँ। सुनी-सुनाई बात आगे फैलाना और हुआ। वैसे भी हमारा तो मज़हब भी यही कहता है और कुरान में भी अल्लाह ने भी ये कहा है कि जब तक आपके पास कोई ख़बर आए आप उसकी तहकीक करें पहले और उसको मुकम्मल तहकीक के बाद जब कंफर्म हो जाए कि ये दुरुस्त है तो फिर आगे फैलाएँ। तो एग्ज़ैक्टली। ये इस चीज़ का बिल्कुल बहुत बड़ा ये अलमिया है और इसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप सकाफ़त के साथ भी मुंसलिक हैं, नेशनल हेरिटेज के साथ आपका एक गहरा ताल्लुक है। वहाँ भी आप एडवाइज़री के रोल पे काम कर रहे हैं। तो जो हमारी जो सकाफ़त है और स्पेशली जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है, इससे हम आंग होते हुए इसको हम किस तरह देरपा अमन के लिए या पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए सकाफ़त और अपनी कल्चर को इस्तेमाल करके मुल्क में अमन कायम कर सकते हैं? देखें, हमारी जो तहज़ीब, हमारी जो सकाफ़त है, ये 10,000 साल क़दीम है। हम मेहरगढ़ सिविलाइज़ेशन के वारिस हैं। हम इंडस
वैली सिविलाइजेशन के वारिस हैं, हम्म, जो कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन से 4 गुना बड़ी है। हम गंधारा सिविलाइजेशन के वारिस हैं। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको आप देखें और इजिप्ट की सिविलाइजेशन को देखें, तो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो मल्टी बिलियन डॉलर्स कमाती है, और उसके ऊपर इजिप्ट की जो इकोनॉमी है वो खड़ी, और हमारे जो इंडस वैली है उससे हम क्या कमा रहे हैं। इसी तरह जो हमारी गंधारा सिविलाइजेशन है, ये तो दुनिया के जो बुद्धिज़्म का, जो मायाना बुद्धिज़्म है उसका ये गढ़ है। गढ़ है, मतलब ये उनके लिए सबसे प्रेशियस जगह है। इसी तरह जो हिंदू मत की हम बात करें, तो हिंदुइज़्म के जो उनके भगवान हैं एक शिव, ठीक है? हम्म, तो उनकी जो बीवी है, उनकी डेथ हुई थी, और उस डेथ के ऊपर जो शिव ने 2 आंसू बहाए थे। एक आंसू जो है वो कोटास राज का जो मंदिर है। मंदिर है, हम्म, वहाँ पे जो चश्मा है, वहाँ पे जो झील है, उससे वो बना, और दूसरे से जो है अजमेर में बना, और अच्छा। वहाँ पे वो कितना वो कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो ये खित्ता है, फिर जो हिंदुस्तान में बड़ी-बड़ी चीज़ें जिनको अच्छा, ये वो जो आपने अभी बात बताई है, ये फैक्चुअल है या फैक्ट है। सिर्फ ये मतलब किताबों की हद तक नहीं, है? नहीं, ये फैक्ट है। ये हिंदुओं की दूसरी इम्पोर्टेंट जगह कटास राज है, ओके। ठीक है? अब जब हम देखते हैं, इसी तरह हिंदुओं की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी की किताब है, जो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी, वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में लिखी थी। ओ। और दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। और इसी तरह जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्यन डायनास्टी की बुनियाद रखी थी, वो चाणक्य कौटिल्य का शागिर्द था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। और कहा जाता है, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धा जो है, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, वो शुरू में जब वो अपने इलाके से निकले थे, तो वो टेक्सला से होके गए थे, जिसके बाद उन्होंने गंधारा तहजीब। जी बुद्धिज़्म की बुनियाद रखी। लेकिन जो दुनिया में एक यूनिफाइड रियासत इस सब कॉन्टिनेंट में पहली बनी, वो अशोका ने बनाई, और अशोका जो है वो यहीं पे मौर्यन डायनास्टी की, जिसकी बुनियाद यहाँ रखी गई थी। तो एक पहला यूनिफाइड हिंदुस्तान यहीं से पला बढ़ा, और ओके। यहीं से लोगों ने सीखा। यहीं पे एस्ट्रोनॉमी के स्कूल्स थे, ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, आप जाएं इधर, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारी जो सकाफ़त है, फिर उसके बाद जो आप अगर ज़रतुश्तरा की बात करें, तो हम्म, ज़ोरोस्ट्रिनिज़्म दुनिया में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने अगर एक खुदा की पहले बात की थी, तो वो ज़रतुश्तरा था, और वो इधर था। हम्म, फिर पनीनी, ज़ीरो जो दुनिया में इन्वेंट हुआ, पनीनी, वो सवाबी का रहने वाला था। तो हम तो दुनिया को बहुत कुछ देने वाले लोग हैं। हमारा ये खित्ता जो है, हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब दुनिया से बहुत पुरानी तहज़ीब है। हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए, और इसकी बुनियाद पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी तहज़ीब जो है, जो ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म है, मैं इसको लेता हूँ ऐसे कि ये हमारा कल्चरल डिग्रेडेशन की वजह से हुआ है। ओ। हमारी जो नॉर्म्स, वैल्यूज़, मोरेज़, ट्रेडिशंस, कस्टम्स थे, वो डिग्रेड हुए हैं, डिग्रेड हुए। और जो हमारा कल्चर था, वो डिस्टर्ब हुआ है। हम एक्सट्रीम माइंडसेट की तरफ गए हैं। तो एग्जैक्टली। अगर हम अपने उस कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स, मोरेज़, ट्रेडिशंस को वापस लेके आएँगे सोसाइटी में, तो हम हमारा अमन भी वापस आ अमन भी जाएगा। वापस आएगा और माशरे में अमन कायम कायम होगा। और सेकेंडली जो आपने बात की कि हमें इससे इकॉनमी में भी सपोर्ट मिलेगी, और इतना बड़ा हमारे पास ये हमारा एक एक तरह से रिसोर्स है हमारे पास, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक कुदरत का तोहफ़ा है, जो कि शायद हमारे अपने पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। जैसे अभी आपने पूरी डिटेल बताई, तो इस चीज़ को हम यूज़ करके मुल्क में अमन भी कायम कर सकते हैं और अपनी इकॉनमी को भी स्टेबल कर सकते हैं। सर, हमारा यहाँ पे पहला सेगमेंट ख़त्म हुआ है। थोड़ा-सा आपको बताते चलें, हमारे इस पॉडकास्ट में 5 सेगमेंट होते हैं टोटल। पहले सेगमेंट में हम सवाल-जवाब करते हैं और फिर उससे आगे थोड़ा-सा तंज़-ओ-मज़ाह होता है, थोड़ा शुगर लगाते हैं। तो अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ जाते हैं। इस सेगमेंट में आपने सिर्फ़ एक लफ़्ज़ के ज़रिए जवाब देना है। इस सेगमेंट का नाम है बस एक लफ्ज़। मैं आपके सामने कुछ चीज़ों के नाम लूँगा, कुछ नाम लूँगा और आपने सिर्फ़ एक लफ्ज़ के ज़रिए इसका जवाब देना है। तो क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो इंतहा-पसंदी और दहशतगर्दी थी, तो सबसे पहले मैं जो आपके सामने नाम ले रहा हूँ वो है इंतहा-पसंदी।
आपने एक लफ्ज़ के ज़रिए जवाब देना है। अगर मैं कहता हूँ इंतहा पसंदी तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? इसराइलियत, इसराइलियत, नौजवान, कामयाबी, सकाफ़त, रूट्स, रूट्स, क़यादत, कायद-ए-आज़म, तहकीक, इब्न अल अरबी। इब्न अल अरबी। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारा जो मेन सेगमेंट था वो लंबा सेगमेंट था, सवाल और जवाब वो ख़त्म हो गया। अब हम छोटे-छोटे चंक्स में सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो तीसरा सेगमेंट है, इसमें किस्मत आपकी, सेगमेंट का नाम है किस्मत आपकी। आपकी किस्मत आपको कुछ भी बना सकती है, कुछ भी आप बन सकते हैं। आपकी किस्मत में हो सकता है आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, सदर पाकिस्तान बन जाएँ या कुछ भी बन सकते हैं। तो जो भी आपकी किस्मत आपको बनाएगी, तो हम देखते हैं कि आज आपकी किस्मत आपको क्या बना रही है। जी, आपकी किस्मत आपको खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना रही है। अली बिन गंडापुर की जगह अब आप वज़ीर आला हैं। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द प्रोवेंशियल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, जो हमारा स्किल्स का क्या कहते हैं, ऑडिट, वो करूँगा। अच्छा, बहैसियत पख्तूनख्वा शहरी और वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए, क्या आप गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? और क्योंकि आपकी किस्मत ने आपको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया है, तो ऐसे कौन-सी पॉलिसियाँ हैं, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे अगर आपको ये मौका मिलता है, तो आप वो चीज़ें चेंज करेंगे और आप अपनी वो पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे? 2-3 आप बता सकते हैं? या कोई सबसे मेन इश्यूज़ जो सबसे आपको लगता है कि मैं उसमें मेरे जो केपी में करने की चीज़ें वो है, पहली चीज़ कि मैं हमारी जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ओके। उसको बदलूं और यूनिवर्सिटीज़ जो हों वो कोर कॉम्पिटेंस लेवल पे बनाऊं, कि जिस इलाके में जो उस इलाके का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ पे सिर्फ उस चीज़ की यूनिवर्सिटी हो। ओके। तो कोर कॉम्पिटेंस बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हों कि जहाँ पे फॉरेस्ट्स हैं वहाँ पे मेन जो है उस रिसोर्स के ऊपर। अब हुँ, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स और इस तरफ है तो मिनरल्स। इसी तरह जो हज़ारा का रीजन है तो वहाँ पे हाइडल, माइक्रो हाइडल जो एनर्जी है उसका। ओके। चतराल उधर आपके ये जो वाइल्ड लाइफ और हाइडल और माइक्रो हाइडल जो सेंटर है वहाँ पे ज़मीनें, प्लेन्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर और इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो उसके ऊपर हो सकें। तो ये पहली चीज़ है, क्योंकि यहीं से आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि एज़ अ यंग पाकिस्तानी या नौजवान, मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले जो यंग नौजवान होते हैं उनकी उम्र जो होती है 24 से 25 साल, और अगर वो एमएस या मास्टर्स की तरफ जाते हैं तो वो 26, 27, 28 साल इस एज में ग्रेजुएट होते हैं, इस एज में तालीम कंप्लीट करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है? क्योंकि एक जो पीक टाइम होता है काम करने का, उस टाइम पे वो अगर नौजवान अपनी यूनिवर्सिटी में स्टडी हासिल कर रहा है, साथ में कोई काम नहीं कर रहा या उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या इस तरफ नहीं रुझान दिलाया गया, तो उसका तो जो असल टाइम था वो तो ज़ाया हो गया। आपको नहीं लगता कि इस सिस्टम को या इस जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन, इसको चेंज करके रिव्यू करने की ज़रूरत है? वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो सिलसिला है अगर वो आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमें 7th 8th 9th क्लास से ही ज़हन साजी करने की ज़रूरत है कि आपने क्या करना है, और उस पे कोई एक एरिया पकड़ के ना उसमें उस बंदे को स्पेशलाइज करने की ज़रूरत, हुँ। कि वो जैसे साथ-साथ जैसे आगे प्रैक्टिकली काम बढ़ता जाए करता रहे। तो वो अपना एक इदारा, जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए तो उसका एक एंटरप्राइज रजिस्टर हो जाए, फिर हुँ, आहिस्ता आहिस्ता जब वो पास आउट हो तो एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट उसके पास एग्ज़ैक्टली। बनेगी। तो दिस इज़ व्हाट आई मतलब फील। एक्चुअली प्रैक्टिकली वो काम करे और साथ-साथ डिग्री उसको साथ-साथ मिलती हाँ, रहे, यस, तो ये होना चाहिए बिल्कुल। जी। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो चौथा सेगमेंट है, इसमें आपने जेन ज़ी को आपको पता है जेन ज़ी तो इनका बहुत फ़ेवरेट गेम है ट्रुथ एंड डेयर, जो कि अमूमन हर जगह खेला जाता है। तो आज हम आपको ऑप्शन देते हैं, आपने ट्रुथ लेना है या डेयर करना है, तो आपकी मर्ज़ी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रुथ लेंगे आप तो उसे कहें कि आपने खाई में नहीं, आप सच गिरना बोलना है या चाहेंगे तो हम आपसे कुएँ में सच छलांग मारनी आप सच बोलना चाहेंगे तो हम आपसे सच जानेंगे, और अगर आपने छलांग लगाने का इरादा कर लिया तो फिर आपसे छलांग लगवाएँगे।
तो मैं सच ही सच बोलूँगा जी। बोलेंगे। तो सच आपसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कभी क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं, गवर्नमेंट इदारों के साथ काम भी कर रहे हैं, अभी भी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो कभी इस हद तक बहुत बड़े लेवल का, छोटे-मोटे तो होते हैं लेकिन बड़े लेवल का इख्तलाफ हुआ हो किसी अपने सीनियर का या सीनियर की तरफ से, और उस इख्तलाफात की वजह से आप उम, मतलब आपने कहा हो कि यार बस अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। अक्सर होता है। अच्छा। हाँ, हो जाता है। और नॉर्मल बात है, व्हेन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स तो फिर आपको तो ये उसकी इश्यूज़ वजह होते से कुछ लड़ाई और झगड़े या होती उस तरह है, की चीज़ें होती हैं, होती। और अक्सर फिर हम देखते हैं कि ये जो इख्तलाफात और एक मैं दूसरे के जीत साथ जाता हूँ, मैं जीत हमेशा जीत जाते हैं। जाता वो हूँ। तो जी। आपकी जो जिस तरह की आपका बैकग्राउंड है वो देख के लगता है कि आप हमेशा जीत जाते जीत होंगे। जाता देखें, ये बहुत बड़ा आपकी वो कहते हैं आपकी लाइफ के अंदर एक यूनिकनेस है कि एक तरफ केपीके गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वफाक के साथ काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा स्किल है आपके अंदर। तो आपने ट्रुथ लिया, तो अब हम डेयर की तरफ नहीं चलते, आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आखिरी सेगमेंट में उससे पहले आखिरी सेगमेंट से पहले आपके पास कुछ कुछ मैं सवालात करूँगा या कुछ लाइनें करूँगा, उसमें आपने सिर्फ हाँ या ना के साथ उसका जवाब करना होगा। पहले जैसे आपने एक लफ्ज़ के ज़रिए जवाब दिया, अब इसमें आपने सिर्फ येस और नो करना है, ठीक है? तो पहले फ़िक्रे की तरफ चलते हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा ना होने की वजह हुकूमती पॉलिसियाँ हैं। नहीं, नहीं। क्या सकाफ़त शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ एक मुस्तकिल हिकमत अमली हो सकती है? बिल्कुल, क्या नौजवानों की शमूलियत पॉलिसी मेकिंग में नाकाफ़ी है? बिल्कुल नाकाफ़ी है। क्या जामियात में फ़िक्री आज़ादी कम हो रही है? हाँ, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में नौजवान क़यादत की ज़रूरत है? बिल्कुल पहले है। आप इसका जवाब भी दे चुके हैं। तो आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और आखिरी सेगमेंट है, इसमें आपने मुफ्त मशवरा देना है, और आपकी मर्ज़ी है अच्छा मशवरा दें या बुरा मशवरा दें, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने मशवरा देना है, मैं आपके सामने कुछ नाम लूँगा, आपने उनको मशवरा देना है। सबसे पहले तो नौजवानों को आप क्या, जो नौजवान तालिब इल्म हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? हर तालिब इल्म को और हर जो जिस फ़ील्ड में आगे जाना चाहता है, मैं उन्हें ये मशवरा देता हूँ कि वो दुनिया में देखे कि उस फ़ील्ड में पहले नंबर पे कौन है। तो उसके साथ कॉम्पिटिशन करें, ओके। उस लेवल तक पहुँचने का मतलब अपने सोचें। आइडिया को, सोच को बड़ा करें। हाँ, उस ओके। लेवल तक पहुँचने का जो सोचें। जामियात और हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? असातिज़ा को बायस्ड नहीं होना चाहिए और सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असातिज़ा जो हैं वो उन जो स्टूडेंट्स के ऊपर उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो उन्हें अपने सियासी नज़रियात अपने पास रखने चाहिए और बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग ये सिखानी बड़ी चाहिए। दिल से निकली है आपकी आवाज़। हुकूमती पॉलिसी साज़, जो हुकूमत की पॉलिसियाँ बनाते हैं, जैसे की पोज़ीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? उनको ये मशवरा है कि वो खुद को देखें कि अगर वो उस पॉलिसी साज़ी के ओहदे के लायक हैं, वो अपना एनालिसिस करें, तो वो जारी रखें, नहीं तो वो इस्तीफ़ा दें और ठेके लें, पैसे कमाएँ, हमें भी फ़ायदा दें, सोसाइटी को, सबको फ़ायदा दें। बिल्कुल, आपने अहम बात की। सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? इन्फ्लुएंसर्स के पास, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास आजकल सबसे ज़्यादा पावर है और वो सोसाइटी में तब्दीली का एक अहम जुज़्व बन सकते हैं। उनको ये गुज़ारिश है, मशवरा नहीं है, एक मेरी दरख्वास्त है कि वो रियासत को हर चीज़ से ऊपर रखें और वो देखें कि उनकी हर बात जो वो सोशल मीडिया के ज़रिए से दूसरों के ऊपर पहुंचा रहे हैं, वो रियासत के फ़ायदे के लिए हो, ना कि रियासत को नुकसान पहुंचाने का सबब बने। बिल्कुल, अहम बात आपने की सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। हम आपके निहायत ही मशकूर हैं, क्योंकि आपकी बातों से यकीनन हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनका फ़ायदा हुआ होगा। और नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह काशिफ़ इरशाद साहब ने बहुत ही डिटेल में दहशतगर्दी के बारे में बात की, और उन्होंने जो दहशतगर्दी के मुहरक़ात हैं, जो वजूहात हैं,
उनको भी एक्सप्लेन किया और उसकी क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैसे हम इस मसले से निमट सकते हैं और काम कर सकते हैं, इसको भी उन्होंने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है बहुत सारी आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन भी इसमें आई है और आप ज़रूर उससे सीखने की कोशिश करेंगे। हमें अगले पॉडकास्ट तक इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा आपसे एक नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।